एक तो वो दौर था जब इमरजेंसी लगा था, एक ये दौर है जो शायद अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कि इमरजेंसी ख़त्म हुई थी मास मूवमेंट से और फाइनली इलेक्शन से, और आज हमें इलेक्शनों की हालात पता है क्या हो। मैं इस बात को मानता हूँ, कम से कम मिसेस गांधी इतनी बहादुर थी, उनकी सरकार इतनी बहादुर थी, उन्होंने कहा हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और लगाई उन्होंने। और हम इतने डरपोक हैं कि इमरजेंसी नहीं लगी है फिर भी हम खामोश हैं। जनता दुखी है, त्रस्त है। डेमोक्रेसी को बचाने में अगर कोई फेल है तो हमारे यहाँ का इलीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके लीडर्स हैं। जिनको हमें लीड करना चाहिए वही डरे हुए हैं। इसीलिए दुष्यंत ने कहा था, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। चुनाव धीरे 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 वो पैसे के कंट्रोल में आ गए। यूजीसी ने गाइडलाइन निकाला, उस गाइडलाइन ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इक्विटी लाना चाहते हैं। सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन जिसकी आबादी पूरे देश में मुश्किल से 3% होगी, एक ही बिरादरी के लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, उसी बिरादरी के चीफ जस्टिस ने उसको स्टे कर दिया। ये चैलेंज आम जनता का नहीं है, ये चैलेंज भारत के इंटेलेक्चुअल्स का है, भारत के बौद्धिक वर्ग का है, भारत के इंटेलिजेंसिया का है। जो ये दावा करता है वो डेमोक्रेसी का लंबरदार है। इमरजेंसी आपने देखा है, और हमारा एक दोस्त था डेविड इज नो मोर, वो न्यूज़पेपर लेके आया, बोला इमरजेंसी लग गई है। तो मैंने कहा इमरजेंसी तो ऑलरेडी था, ये लग कौन सी गई। तब पता नहीं था कि इंटरनल इमरजेंसी भी कोई चीज़ होती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी तो थी। इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया मिसेस गांधी ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। आज का डिफरेंस ये है, हम रोज देख रहे हैं कि कोर्ट क्या मुंह, जजों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। इतना डरा हुआ जुडिशरी तो मैंने सोचा था ना देखा था। मुरलीधर जो दिल्ली राइट्स के केसेस थे उसको उन्होंने बोला ये कपिल मिश्रा वगैरह के खिलाफ पुलिस ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी है, और उन्होंने बोला इसका जवाब हमें कल कोर्ट में चाहिए, और उसी दिन इवनिंग में उनको यहाँ से चलता कर दिया गया। थ्रेट टू डेमोक्रेसी क्या चल रहा है अभी? थ्रेट तो चल ही रहे हैं, बट ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड अटैक ऑन डेमोक्रेसी इज गोइंग ऑन। इट्स नॉट जस्ट अ थ्रेट, फुल फ्लेज्ड अटैक ऑन डेमोक्रेसी इज देयर। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं किया, इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उससे बदतर हालात पैदा कर दिए गए हैं। पूरा का पूरा जो मेन अटैक सरकार का है वो 2-3 चीजों पर, एक तो जनता के आंदोलनों पर है। कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, कोई सरकार की नीति के खिलाफ किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होना चाहिए। अगर अंधेरे बंद कमरे में आप बैठे हैं तो दीवार में क्रैक होगा और रोशनी अंदर आएगी, और रोशनी ये जन आंदोलन ही उस क्रैक को करेंगे। इंडिपेंडेंट से लेके आज तक हमने मीडिया पे जो सवाल होने चाहिए थे, मीडिया स्ट्रक्चर पे जो सवाल होने चाहिए थे, वो सवाल कभी नहीं उठाए हैं। जहाँ पे इंडिया में पूंजी की बात करते हैं, हमें कास्ट से झिझकना नहीं चाहिए। ये एक कास्ट, मारवाड़ी बनिया कास्ट के कंट्रोल में थी ये पूरी की पूरी जो अपनी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स शुरू से ही हिंदुत्व और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस से लेके आप संघ के लीडर्स की फंडिंग देखिए, उनका सपोर्ट देखिए, कहाँ रह रहे हैं, इसी कम्युनिटी से आ रहा है। आज आपको एक अखबार ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशंस दिखानी पड़ती हैं, एक सरकार एक अखबार या चैनल स्टार्ट करने के लिए कम क्वालिफिकेशंस है। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, आपके पास पैसा होना चाहिए। ये शांति ऊपर से आई है, ये शांति सिर्फ डर से नहीं आई है, एक सांठ गांठ के साथ ये शांति आई है। जो हमारी मास मीडिया की ओनरशिप है वो यही चाहती थी जो हो रहा है। जर्नलिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट दायरा है वो मिसिंग है, वो छोटा मीडिया के लिए बहुत मुश्किल है। ये जो आज मीडिया पे कंट्रोल है, या जो पाइपलाइन पे कंट्रोल है, या जो मैसेजिंग पे कंट्रोल है, उसका ANI बराबर भागीदारी है, उसका कंट्रोल शायद अंबानी और अडानी से भी ज्यादा है। ऑपोजिशन की किसी पार्टी में ये विश्वास नहीं है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी इलेक्टोरल सपोर्ट होए जो न होए, आप चाहे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए पंजाब में, चाहे ममता को कलकत्ता में देख लीजिए, या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, वो मीडिया को उसी तरह से ट्रीट करते हैं, और वही कंट्रोल चाहते हैं जो मीडिया का नेशनल मीडिया, मोदी का नेशनल मीडिया पे।
आम लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स उपलब्ध ही नहीं थे, और हिंदुस्तान की आधी आबादी का भी ऐसा ही अनुभव है। 2014 के बाद से तो परिस्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। इस रिजीम की जो खास बात रही है कि न केवल आरोपियों को पक्ष में ये खड़ी हुई है, बल्कि आरोपियों को इसने रिवार्ड किया है। किस तरह हमको अपनी आज़ादी को, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। जो देश के अंदर डेमोक्रेसी चाहती है, देश के अंदर सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन चाहती है, कम्युनल हार्मनी चाहती है। एक धारा वो भी है जो चाहते हैं कि हम पुराना मनुस्मृति का वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे इस देश के अंदर, लेकिन वो धारा हमेशा से कमज़ोर रही है। मैं तो ये समझता हूँ ये टेम्परेरी फेज है जो मोदी जी का चल रहा है। वी हैव सर्वाइव्ड ऑल सोर्ट्स ऑफ ट्रबल्स एंड आई थिंक वी विल सर्वाइव बोथ इंदिरा गांधी एंड हर डिक्टेटरशिप। आई विल ऐड वी विल सर्वाइव मोदी एंड हिज डिक्टेटरशिप। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे एक महत्वपूर्ण जनसंवाद में, जहां देश के कई वरिष्ठ नागरिक, अधिकार कार्यकर्ता, बुद्धिजीवियों और लोकतांत्रिक संगठनों ने भारत के लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार रखे। PUCL दिल्ली, PUDR सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी और जन हस्तक्षेप के संयुक्त आयोजन में लोकतंत्र के लिए खतरा और आगे की चुनौती विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। इस संवाद में वक्ताओं ने 1975 के घोषित आपातकाल और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना करते हुए न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया, सरकारी एजेंसियां, नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक संस्थानों की भूमिका पर अपनी चिंताएं और अपने तर्क प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार संबंधित वक्ताओं के अपने विचार हैं। द स्वतंत्र का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श के तहत विभिन्न दृष्टिकोणों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है, ताकि आप सभी तथ्यों, तर्कों को सुनकर अपनी स्वतंत्र राय बना सकें। आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण संवाद की पूरी रिपोर्ट। राजनीति सिर्फ व्यापार हो गया है। अपने को पॉलिटिकल पार्टी में जाना, उसका उद्देश्य, जो उद्देश्य होने चाहिए थे, जो उनके संविधान में भी लिखे होंगे, लेकिन उसके अलावा सिर्फ यही उद्देश्य हो गया कि किस तरीके से हम अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं। किसी पार्टी से जीते, किसी पार्टी में चले गए, दल बदल। तो सुन लीजिए। और ये जो समस्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैसा चलन होगा, ये 1947 से ही पहले कुछ लोगों को इस पर विचार विमर्श चल रहा था। 1946 में MN रॉय, उन्होंने इस पर विचार रखा कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो दे आर नॉट कंड्यूसिव टू प्रमोट डेमोक्रेसी। और 47 में ही गांधी जी ने एक सुझाव रखा, क्योंकि उस समय आ गए थे प्रपोज़ल उनके सामने, जो कांग्रेस का कंडक्ट था इलेक्शंस वगैरह के अंदर, तो इतनी करप्शन उनको नज़र आ रहा था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस को डिज़ोल्व कर दो। तो वो ये समस्या उनको पहले से ही थी, और वो उनका विचार था कि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बने, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस बने, और वो इस पर जो है राजनीति जो सिचुएशन है उस पर वो अपना कंट्रोल रखें। तो कुछ रॉयस थे जो MN रॉय के फॉलोअर्स थे, और गांधीयंस थे, जो कि वैसे तो उन दोनों का जो विचारधारा थी इस लिहाज से थोड़ा अलग थे कि वो तो रिलीजन में बिलीव करते थे गांधीयंस, और जो रॉयस थे वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने सिचुएशन को देखा तो 1972 के अंदर, 73 के अंदर ये दोनों ग्रुप एक मंच पे आए और मीटिंग्स वगैरह बैठी, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सिचुएशन है, जो डिटोरिएशन पॉलिटिकल
सिचुएशन जिस प्रकार से चल रहा है उस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, लोगों की आवाज़ होनी चाहिए। तो मीटिंग्स बैठी 1973 में दिल्ली के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। तो ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने लीग ऑफ डेमोक्रेट्स, जिसका उद्देश्य ये होगा कि वो डेमोक्रेसी को और सिविल लिबर्टीज़, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए कैंपेन करेंगे। अप्रैल 1974 के अंदर गांधी पीस फाउंडेशन में मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। जयप्रकाश नारायण ने उसको इनॉग्रेट किया और उसमें उन्होंने सिटी लीग ऑफ डेमोक्रेट्स का नाम तो नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का नाम इसमें अप्रूव हुआ। तो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जब बनी, मैं उस समय जो तारकुंडे जी ने अपने विचार रखे थे वो मैं पढ़ना चाहूँगा। तारकुंडे जी उस समय कहते हैं, दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन द मिड्स ऑफ ग्रेव क्राइसिस इन आवर नेशनल अफेयर्स। Unless a way out of crisis is found, Indian democracy would come to a state of anarchy which may lead to establishment of some form of dictatorship. Although the crisis expresses itself in general political instability and great economic hardship, it is basically a moral crisis characterized by loss of idealism in politics and gross corruption from top to bottom in all public affairs. In the nature of things, political parties cannot be expected to be the means of moral regeneration. On the contrary, their struggle for power has the effect of depressing moral standards. Experience has moreover shown that no democratic opposition party can be expected to provide a viable alternative to the party in power. This is another cause of weakness of Indian democracy. These considerations bring out the necessity of All India organization, which will not be a political party, but which will strive to put an element of reality into the empty form of democracy which continues to exist in the country today. So फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट्स रखे, हाउ करप्शन को मिटाना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑल दीज थिंग। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी इम्पोर्टेंस है और इस समय में तो बहुत ही अधिक उसकी ज़रूरत है। फिर CFD ने काम किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए, उसमें उनके रिकमेंडेशन माने भी गए और लैंड रिफॉर्म के हुए। इसी बीच में इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी CFD का ये था कि सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मेंबर नहीं बनेंगे और सब नॉन पार्टी लोग होंगे। लेकिन इमरजेंसी लगी तो उसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स थे, उनके ऑफिसेज उनको बंद कर दिया गया था। तो उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाए, तो इसलिए PUCL बनी इमरजेंसी के अंदर। तो CFD करता रहा, काम करता रहा और फिर PUCL ने भी काम करता रहा और उसका इफ़ेक्ट भी हुआ। लोग ऐसा नहीं है कि लोग चुप हो गए हैं। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो ये धाराएं हैं, धारा एक तो वो जो देश के अंदर डेमोक्रेसी चाहती है, देश के अंदर सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन चाहती है, कम्युनल हार्मनी चाहती है। ये तो हमारे शुरू से, बुद्धा से, कबीर से और गुरु नानक से ये धाराएं चल रही हैं। और एक धारा वो भी है जो चाहते हैं कि हम पुराना मनुष्य स्मृति का वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे इस देश के अंदर। तो लेकिन वो धारा हमेशा से कमज़ोर रही है। तो इमरजेंसी के अंदर हमने जिस तरीके से देखा, जब इमरजेंसी में इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए जनवरी 1977 में, तो मैं थोड़ा सा वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि पहली मीटिंग जो थी वो रामलीला मैदान में डिसाइड हुआ कि वहाँ पर होगी। तो जयप्रकाश जी से लोगों ने कहा कि भाई मीटिंग आप क्या करेंगे, लोग तो आएंगे नहीं, यहाँ पुलिस राज है और धरपकड़ चल रही है, इमरजेंसी ख़त्म नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चलो देखो, ट्राई करके देखते हैं, शायद लोग आ जाएं। तो जो रामलीला मैदान के अंदर 3 बजे मीटिंग का टाइम था,
तो लोग वहाँ से लोग आने शुरू हो गए, यूपी से, हरियाणा से, जगह जगह से बसों के अंदर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सरकार को जब ये पता लगा कि यहाँ तो लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने एक तो जिससे दिल्ली में लोग ना निकले, ये एक अनाउंसमेंट कर दिया। उस समय एक बॉबी पिक्चर बहुत अच्छी चलती थी, तो उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पे 3 बजे बॉबी दिखाई जाएगी। 3 बजे का टाइम मीटिंग था, 3 बजे का बॉबी का टाइम हो गया। लेकिन उसके बाद फिर पता लगा कि तो लोग रुक नहीं रहे, आ रहे हैं, तो जो बॉर्डर पर बसें आ रही थी उनको रोक दिया गया, लोग पैदल चल के आने लगे। और जब हमने देखा वो इतनी भीड़ हो गई, उस समय रामलीला ग्राउंड बहुत बड़ा था, वो फुल हो गया। तो और जो फिर बातें हुई किस तरह हमको अपनी आज़ादी को, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। एक मैं और मीटिंग का और वैसी मीटिंग मैंने देखी नहीं, जिस तरह से लाखों लोग अपने आप बगैर डर के निकल के आ रहे थे। 2-3 मीटिंग थी, चांदनी चौक की मीटिंग थी, जामा मस्जिद की मीटिंग थी। जामा मस्जिद का मीटिंग का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि वहाँ पर अनाउंस हो गया कि जगजीवन राम बोलने आएंगे। जगजीवन राम का नाम सुनकर अच्छा तो वहाँ पर जो इसकी जो बाज़ार है, उर्दू बाज़ार की तरफ का जो हिस्सा है, जो सीढ़ियाँ थी लबालब भर गई, और इधर उधर घरों पे लोग जो है ठसाठस थे, छतों पर आगे वो मटिया महल तक पता नहीं कहाँ कहाँ फुल था। और जगजीवन राम वहाँ को जा रहे थे, ऊपर वो खड़े हुए थे शाही इमाम ऊपर उनको रिसीव करने के लिए बैठ लिए खड़े थे, वो बैठ लिया रखते थे, और वो धीरे धीरे उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, जगजीवन राम ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ही वो 2 स्टेप वो नीचे थे, जगजीवन राम पहुँचे वहाँ, तो शाही इमाम ने, और लाखों लोग हैं वहाँ पर, शाही इमाम ने अपनी बैत को उठाया और वो जगजीवन राम की छाती पर, चेस्ट पर रख दिया, यूँ सन्नाटा एकदम। और शाही इमाम मुस्कुराए, उसको देखकर वो भी मुस्कुराए, ये जगजीवन राम मुस्कुराए, एकदम अप्लास और तालियां, और वो तो मतलब वो मुस्कुराहट क्या थी भाई, देखो इमरजेंसी लगी हुई है, लोग तो निकल आए, तो हम तो जीत गए, इलेक्शन तो डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ लोग जो है, जो हमारी ट्रेडिशंस है आवाज़ उठाने की, हमको कोई भी ये करेगा, हमको रोकेगा, आवाज़ हमारी बंद करेगा, हम उसको सहन नहीं करेंगे। लोग आएंगे जब मौका लगेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ ये टेम्परेरी फेज़ है जो मोदी जी का चल रहा है। और हमने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से कई मीटिंग्स की, ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज़ कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में की, जस्टिस छागला ने उसको किया अक्टूबर 1975 में। तो मैं ख़त्म करूँगा, सिर्फ छागला जी ने जो उस समय कहा, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा लेक्चर है उनका, कि आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट माई कंट्री विच हैज़ ए सिविलाइजेशन गोइंग बैक टू सेंचुरीज, माई कंट्री वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट will always remain in the shadow of dictatorship. There is a saying in English that when the night is darkest, the dawn is not far. I see the night very dark. I am an old man and I have not got long to live. But you younger people will see the dawn. The dawn is bound to come. This country cannot go under. For thousands of years we have survived invasions. We have survived all sorts of troubles, and I think we will survive both Indira Gandhi and her dictatorship. I will add, we will survive Modi and his dictatorship. Thank you. मैं अभी 10 दिन उत्तर प्रदेश में था, और मैं बुंदेलखंड के इंटीरियर में था। मैंने झांसी से शुरुआत की, जालौन के गांव में गया, झांसी के गांव में गया, कानपुर देहात के गांव में गया, कानपुर नगर के भी कुछ गांव हैं वहाँ भी गया मैं। फिर वहाँ से मैं पूर्वांचल के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर वगैरह क्षेत्र में गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ
उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ आप पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि मेरा क्या कंक्लूजन था उस पर। मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा वो समझ में आएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसका जिक्र करूँगा, लेकिन मुझे लगा कि इस मीटिंग में वो एक बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मेरा जो लर्निंग्स हैं, लर्निंग के बारे में छोटा सा है। मोस्ट ऑफ द नॉन बीजेपी एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑफिस बेयरर्स are completely missing from ground zero. It is not that BJP and its allies are doing great mobilization, but being in government, they have their outreach through systemic design. The worst part is that people are demotivated and are becoming passive survivors. But this is an opportune time for social activists to get their act together and start social action. People are waiting for them to visit them, speak to them, listen to them and act upon their issues and concern. तो ये जो मेरा थोड़ा सा जो असेसमेंट है, और मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी सिचुएशंस जो हमारे देश में इस वक्त है, मैंने ये महसूस किया है कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने में अगर कोई फेल है तो हमारे यहाँ का इलीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके लीडर्स हैं। वही डरे हुए हैं। जिनको हमें लीड करना चाहिए वही डरे हुए हैं। अभी जैसे पंचोली साहब ने कहा, उस वक्त भी लीड डरे हुए थे कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। उनका असेसमेंट यही था, क्यों पंचोली जी? असेसमेंट यही था ना कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लोग आए। इसीलिए दुष्यंत ने कहा था, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। तो मैं समझता हूं कि आज के समय में 3-4 चीज़ें जो मैंने बनाया था कि एक तो लोगों को हमारे देश के इलीट्स ने, खास तौर से जो अपर कास्ट इलीट है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का भावनाएं हर्ट हो जाए तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई किसी को व्यक्तिगत हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस देश में जो अपर कास्ट इलीट है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो कॉलेज में है, जो मीडिया में है, जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो जुडिशरी में है, तमाम जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो देश की डेमोक्रेसी को डीप रूट तक ले जाए, उसने इस देश की डेमोक्रेसी को किसी हद तक चुनावी डेमोक्रेसी में बदल दिया। और चुनाव धीरे धीरे वो पैसे के कंट्रोल में आ गए। एक तो ये है, और मजे की बात ये है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से, और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो अगर होस्टेज हो जाए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। यूजीसी ने गाइडलाइन निकाला। उस गाइडलाइन ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इक्विटी लाना चाहते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भेदभाव होता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने के लिए एक मैकेनिज्म उन्होंने डिक्लेयर किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्हीं के जजमेंट के हिसाब से यूजीसी ने लागू किया था। सोसाइटी का एक छोटा सा सेक्शन, जिसकी आबादी पूरे देश में मुश्किल से 3% होगी, लेकिन उसका भी उत्तर प्रदेश के केवल 10 जिलों के उस सेक्शन ने, पूरे देश में भी नहीं था वो, केवल उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में किसी ने हल्ला गुल्ला किया, एक ही बिरादरी के लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, उसी बिरादरी के चीफ जस्टिस ने उसको स्टे कर दिया। अपने ही जजमेंट पे जो सरकार जो गाइडलाइन आई, उसी को उसने सस्पेंड कर दिया। तो हमें समझना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर न्यायिक प्रक्रिया, अगर सारे के सारे न्यायिक प्रक्रिया
अगर हम कास्ट और अपनी एफिनिटी के हिसाब से चलाने लगेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमने ये देखा है कि जब भी SC ST OBC के रिजर्वेशन में कोई इशू इंस्टीट्यूशन जुडिशरी में जाता है तो उसका पहला रिएक्शन होता है स्टे ऑर्डर। 3 दिन में EWS का कानून पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट में आज तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। स्टे ऑर्डर तो दूर छोड़ दीजिए, एक अलग कहानी है। लेकिन तो सवाल ये है कि हम डेमोक्रेसी को अगर बचाना चाहते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि जुडिशरी का जिम्मेदारी है कि अगर मान लीजिए बाकी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं अगर वो फेल हो रहे हैं वो इंटरवीन करे। हमारे संविधान ने उसको ताकत दी है। लेकिन अगर वो खुद ही होस्टेज हो जाए तो क्या करेंगे? एक स्थिति है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ मीडिया को लेकर जो एक दूसरा स्तंभ है, हमारे यहाँ पर 3 चीजें हो गई हैं। अब बाकी तो हरतोष बल जी बैठे हुए आपको सारा बताएंगे, लेकिन 3 चीजें जो मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे देखता हूं। एक तो ये कि 2-3 कॉर्पोरेट के पास पूरा मीडिया हो गया और उस कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट सरकार के साथ इतने ज्यादा एंट्रेंस्ड हैं, इतने ज्यादा मिले घुले हैं, जो सरकार के बेनिफिशरीज हैं। तो उस मीडिया हाउसेस के अंदर अब इंडिपेंडेंट वॉइस की कोई स्पेस नहीं है। तो हमने देखा किस तरह से वो लोग निकले, धीरे धीरे निकले। दूसरी बात ये कि जो मीडिया इंस्टीट्यूशन इन कॉर्पोरेट हाउसेस के पास है, एक तो वो सरकार के पेड पैकेज चलाते हैं, दूसरा वो कम्युनल हेट, एंटी डेमोक्रेटिक प्रचार, ये तमाम चीजें वो खुलकर करते हैं। उसका नतीजा ये है कि एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं कि जिससे कि रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है या जो पार्टी है, उसके जो कास्टिस्ट और कम्युनलिस्ट जो उसके एजेंडा है वो परपिचुएट होते हैं। तीसरी बात जो हमने देखी कि इन 2 बातों के अलावा मीडिया में जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे उनको पुश किया गया। अगर वो कुछ बात काम करना चाहते हैं उन पर बैन किया जाता है। यहां तक कि उन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया ने एक जरिया निकाला कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे, अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म चलाएंगे, उस पर पूरा क्लैंप डाउन सरकार की तरफ से हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये जो हमारा डेमोक्रेसी का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन मीडिया था, उसमें गिनती के लोगों को छोड़कर बाकी सबके सब लोग जो है डरे हुए हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो करते रहते हैं। उनके लिए तो मैं 2 दिन पहले एक ट्रेन से आया था तो एक पुराने सज्जन मेरे को ट्रेन में मिल गए। तो बड़े मज़ेदार तरीके से बता रहे थे, वो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट थे। वो कह रहे थे कि सरकार के पास 2 ऑप्शन हैं। आजकल सरकार 2 ऑप्शन देती है कि भाई एक ऑप्शन तो यह कि हमारी बात मान लो, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके लिए ABCD है। ABCD समझते हैं ना? A CBI है, B कुछ और है, D कुछ और है, C कुछ और है। तो ये ऑप्शंस है कि आप या तो सरकार की बात मानो या ABCD का सामना करो। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, मैं इस बात को मानता हूं कम से कम मिसेस गांधी इतनी बहादुर थी, उनकी सरकार इतनी बहादुर थी, उन्होंने कहा हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और लगाई उन्होंने। और हम इतने डरपोक हैं कि इमरजेंसी नहीं लगी है फिर भी हम खामोश हैं। तो ये पुराने समय की और इस समय की खासियत है। तो मैं समझता हूं, और ये खामोश कौन लोग हैं उस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। ये डरे हुए लोग कौन हैं, हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। ये डरे हुए लोग वो नहीं हैं जो गांव देहात में रहते हैं, जो आम नागरिक है, वो नहीं डरा हुआ है। आम नागरिक तो हमेशा अपने लीडर्स को फॉलो करने को तैयार है। एक बड़े नेता, एक बड़ी पार्टी के नेता सड़कों पे उतरे, लाखों लाख लोग उनके पीछे लग गए।
अब दूसरा नेता कब निकलेगा? तो हमें समझना है कि जनता तो चाहती है, जनता दुखी है, त्रस्त है, उसको ना राशन मिल रहा है, ना उसको तेल मिल रहा है, ना उसको गैस मिल रही है, महंगाई की भरमार है। तो ऐसी स्थिति में वो तो अपनी आम जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहा है, डेमोक्रेसी का वो क्या करेगा? उस जिंदगी से उसको फुर्सत मिलेगी तो सोचेगा ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या हैं, डेमोक्रेसी क्या है। तो मैं समझता हूं, अंत में जो मैं कहना चाहता हूं कि पूरा मैकेनिज्म ऐसा है, ये चैलेंज आम जनता का नहीं है, ये चैलेंज भारत के इंटेलेक्चुअल्स का है, भारत के बौद्धिक वर्ग का है, भारत के इंटेलिजेंसिया का है। जो ये दावा करता है वो डेमोक्रेसी का लंबरदार है, और मैं समझता हूं आज सवाल उस लंबरदार के ऊपर ही खड़ा हुआ है। जय भीम, जय भारत। जब आ रहा था तब भी सोच रहा था क्या बोलूँ, अब उठा हूँ अब भी सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ। इमरजेंसी हमने देखा है। आई वॉज ए यंगस्टर, आई वॉज ए स्टूडेंट एट दैट टाइम, और हमारा एक दोस्त था डेविड इज नो मोर, वो न्यूज़पेपर लेके आए, बोले इमरजेंसी लग गई है। तो मैंने कहा इमरजेंसी तो ऑलरेडी था, ये लग कौन सी गई। तब पता नहीं था कि इंटरनल इमरजेंसी भी कोई चीज़ होती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी तो थी। इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया मिसेस गांधी ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके बाद रातों रात जैसे कि हमें सुनने में आया कि लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जो बड़े बड़े लीडर्स थे, और हज़ारों लोग सलाखों के पीछे चले गए। एक चीज़ जो हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए, और अगर हम समझते हैं कि ये सही है तो बोलने की हिम्मत भी करनी चाहिए, कि एक तो वो दौर था जब इमरजेंसी लगा था, एक ये दौर है जो शायद अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। यहाँ कर्व्स और ज़्यादा हैं। इमरजेंसी के टाइम में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सिविल लिबर्टी ख़त्म कर दिया। कर्टेल तो करना बहुत छोटी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो फंडामेंटल राइट्स स्टैंड सस्पेंडेड। Because of fundamental rights stand suspended, that's why Supreme Court cannot interfere with any orders of preventive detention which is passed by the government. और इसके बाद जो भी जहाँ था वो वहीं रह गया। आपको बताऊंगे, हमारे सीनियर थे मिस्टर टीकम चंद खत्री। He was a senior advocate. जब इंदिरा गांधी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जज से जजमेंट से अनसीट हुई तो कुछ लोगों ने उनको ऐसे मजाक में बोल दिया बार में कि खत्री तुम्हारा आदमी तो जीत गया, तो कुछ चाय वाय मिठाई उठाई खिलाओ। एंड यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने 4-5 लोगों को हमारे यहाँ रसगुल्ला मिलता है आसाम में, वो और चाय पिला दिया। Will you believe that was the ground for his detention under MISA? Can we imagine a person to be detained behind bar on the ground that you have treated 4 or 5 persons on the bar with sweets and tea? That was the ground. And because of the fact that the Supreme Court had declared that fundamental rights stand suspended, he had no remedy. क्योंकि टीकम चंद खत्री was a member of RSS. Don't misunderstand, I am not in RSS.
लेकिन एक चीज़ शायद आप लोग ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। इस जजमेंट के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एडीएम जबलपुर में, कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया जिसमें देखा जा सके कि कोर्ट डर गया है। नो डाउट दिस वॉज a very grave judgment and grave error of judgment also, which the Supreme Court declared during the emergency. बट इसके अलावा शायद मुझे तो कोई नजर नहीं आया ऐसा जिसमें लगे कि कोर्ट डरा हुआ है। आज का डिफरेंस ये है, हम रोज देख रहे हैं कि कोर्ट क्या मुंह जजों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। इतना डरा हुआ जुडिशरी तो मैंने सोचा था ना देखा था। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब इंदिरा गांधी ने की उसका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके खिलाफ इंदिरा गांधी ब्रॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट वाज that the election of the Prime Minister and Speaker of the Parliament will not be called in question in any court of law. ये था amendment. But even during emergency, Supreme Court was so bold that this amendment was quashed. It is a different matter that Mrs. Gandhi won her election petition. और इलेक्शन पिटीशन में भी क्या था कि बहुत बड़ा स्टेज बनाया जिससे लोगों पे रुआब पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेज है, इससे इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और दूसरा ग्राउंड ये जो जशपाल कपूर थे, ही वॉज अ IAS ऑफिसर, उनका रेजिग्नेशन जब वो इलेक्शन एजेंट अपॉइंट हो गए और वर्किंग करने लगे तब दिया गया। These were the two grounds. Supreme Court, right or wrong, set aside the judgment of the Allahabad High Court, and Mrs. Gandhi became free from that stigma which had been cast on her. आज आप देखें, मुझे मालूम है मैं 10 मिनट जब भी खत्म हो जाए बोल दीजिएगा, मैं जुड़ जाऊंगा। आपके यहाँ दिल्ली में एक जज थे, अभी भी हैं, अब जज नहीं है, ही रिटायर्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, मुरलीधर, जो दिल्ली राइट्स के केसेस थे उसमें उन्होंने बोला ये कपिल मिश्रा वगैरह के खिलाफ पुलिस ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी है, और उन्होंने बोला इसका जवाब हमें कल कोर्ट में चाहिए। और उसी दिन इवनिंग में उनको यहाँ से चलता कर दिया गया। एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ, बहुतों को ये लगता है कि शायद वो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी उसी दिन हुआ था, नहीं, ट्रांसफ़र ऑर्डर पहले से था, लेकिन what it was not enforced. The moment he said this, the transfer order was enforced and he was moved from here that very night. दूसरा जो जस्टिस कुरैशी का था, he was recommended as the Chief Justice of Bombay High Court. His path was clear to the Supreme Court. सरकार ने ऑब्जेक्शंस रेज किया, उनको चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश बनाने का रिकमेंडेशन किया, सरकार ने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिकमेंड किया त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, जिसका पूरा स्ट्रेंथ 3 जजेस का है। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमिलिएशन किसी भी जज के लिए कि कहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट और कहाँ त्रिपुरा हाई कोर्ट। आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट, बट आई एम सिंपली इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ दैट कोर्ट। He was brought down from a court which had almost 80-90 judges to a court as the chief justice which had only 3 judges, including the chief justice. ये कौन कर रहा है?
सम्मल में एक जज फैसला देता है, वो जैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरा लाया जाता है। तो क्या इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नो ट्रांसफर कैन बी इफेक्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। That is the kind of situation that we are facing. We hear a lot about SIR, special in intensive revision. स्पेशल से समझ में आना चाहिए कि ये स्पेशल है और जनरल नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि स्पेशल है और जनरल नहीं है। अगर जनरल इन रिवीजन होगा तो वो दूसरा हो गया। हिंदुस्तान का कन्वेंशन ये रहा है कि इट इज़ इंक्लूसिव एज फार एज द सिटीजनशिप इज कंसर्न, नेवर एक्सक्लूसिव। बट अब सिटीजनशिप इज एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजन के लिए क्या किया? रूल्स में है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी के किसी पार्ट में ज़रूरत हो तो कोर्ट, इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। उसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है एनी। एनी का मतलब कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऑल भी होता है, और इसको एडी को ऑल पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? कोई रीज़न तो होना होगा ना। हमारा जो रिवीजन है वही स्पेशल है, वाई शुड वी रीड इट एज जनरल? बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, एनी विल मीन ऑल, so it can be all the constituencies. That means all over India there can be revision. सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम किसी को इनजस्टिस होने नहीं देंगे। बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो गया, जजमेंट आया ही नहीं, जजमेंट बाद में आया। बंगाल में भी यही बोला, 27 लाख लोग इलेक्शन इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गए। ऑलमोस्ट इतना ही बीजेपी के फेवर में गया और वो जीत गए। और हमारा जज जो है सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं इस बार इलेक्शन में नहीं वोट देगा तो नेक्स्ट टाइम दे लेगा। माइंड यू, द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस पीपल as many as 27 is not that they are not Indian citizens. Not till today anybody has said that they are not Indian citizens. Their citizenship could not be determined. तो आप फेल कर रहे हैं the election commission to determine whether I am an Indian citizen or not, and you will not allow me to vote. And the rules say if it is not possible to revise an electoral roll before conducting the election will be held on the basis of the previous electoral roll. That means this election which has been held in Bihar or Bengal or anywhere in the country or will perhaps be held in future, they cannot be held because the rules themselves say कि पिछले वाले इलेक्टोरल रोल के बेसिस पर इलेक्शन, लेकिन ये कर नहीं सकते। जब जुडिशरी कंप्लीट हो जाए, एक तो डर है जो इमरजेंसी में हुआ, लेकिन जब जुडिशरी बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाए तो वेयर इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? द जुडिशरी इटसेल्फ एनस्लेव्स इट। कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है ना। एक जज ओथ लेता है, उसका ओथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफेंड किससे? चाइना से? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो गड़बड़ाएगा या पाकिस्तान से? प्रोटेक्ट किसका, कहाँ से? प्रिजर्व किसके अगेंस्ट में? सारी चीज़ें हमारे लिए है। कोई इंडियन ही यही करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
और जुडिशियल के ऊपर भी उसका ओथ ये है कि यू विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. Before this constitution came into force, I don't know how many of you will be doing the oath which used to be taken by the chief minister, prime minister, and those days, of course, the chief ministers were also prime ministers, chief justice or judges, all said, I will owe allegiance and remain faithful to the King of England and Emperor of India. इंग्लैंड का किंग हमारे लिए एम्परर होता था. एंड नॉट ओनली दैट, द ओथ ऑल्सो एट दैट टाइम सेड हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स. ये नहीं कि सिर्फ राजा, राजा के बेटे, राजा का पोता, हर एक के लिए हम उसके लॉयल रहेंगे. दिस यूज टू बी द ओथ. बट नोबडी एवर सेज दैट एनी जज ड्यूरिंग दैट टाइम did not abide by law. जो आज हम देख रहे हैं, ये बहुत परटर्बिंग ही नहीं, बहुत खतरनाक सिचुएशन है. क्योंकि आफ्टर ऑल said and done, we must know that democracy is not merely government of the people, for the people and by the people, as Abraham Lincoln described. Democracy essentially is agreeing not to agree. That means I agree with you, that I may not agree with you. And you must also give me the right that I will give you that you may agree, you may not agree with what I say. जब ये ख़त्म हो जाता है and one is required to only agree and not disagree, then we will have a situation that we are confronting today. And it is against this that we have to raise our voices. It is good that so many people have come. It is really heartening that so many of us are here and each one of us are capable of taking with them at least 5-10 people. We are all in one way or other leaders in different walks of life, and it is for us and it is in our hands to save the democracy in India. It is already hijacked, there is no doubt about it. Let us not think कि शायद अभी भी डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी तो ख़त्म सी हो गई है. मतलब ये समझ लीजिए कि पार्टी का डिफेक्शन हो गया, उसका मर्जर भी डिक्लेयर कर दिया, वो भी अनाउंस कर दिया, उसको भी नोटिफाई कर दिया, लेकिन स्पीकर अभी तक ये नहीं बोल पाया कि डिफेक्शन हो गया कि नहीं, मर्जर हुआ कि नहीं. और लोग सेपरेट ग्रुप होके एनडीए में चले भी गए. What is it? Are we making a joke of this democracy? Are we making a joke of the constitution that we have? Are we making a joke of the law that we have in this country? Our forefathers, each one of us have contributed in one form or another to the not only the birth but growth of democracy. शायद जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग दूसरों का अधिकार छीन लेंगे और उनको वो राइट नहीं देंगे जो एक डेमोक्रेसी में किसी को मिलना चाहिए. मेरा शायद कुछ लंबा हो गया तो माफ़ कीजिएगा, और अगर मैंने कुछ बोल दिया जो आप किसी में से आपको ख़राब लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए. थैंक यू वेरी मच. जो मैं कहना चाहता हूँ आज 2-3 पॉइंटेड बातें 4-5 रखना चाहता हूँ. पहला तो जब मैं इस टॉक का टाइटल समझा, डिस्कशन का टाइटल देख रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा. मुझे लगा थ्रेट टू डेमोक्रेसी क्या चल रहा है अभी. थ्रेट तो चल ही रहे हैं, बट ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड अटैक ऑन डेमोक्रेसी इज गोइंग ऑन. इट्स नॉट जस्ट अ थ्रेट, फुल फ्लेज्ड अटैक ऑन डेमोक्रेसी इज देयर. सो हमें उसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए. और इमरजेंसी में जो था और अब क्या है उसमें तो बहुत लोगों ने अंतर देखा हम लोगों ने. अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं किया, इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उससे बदतर हालात पैदा कर दिए गए हैं.
अभी जैसे पंचोड़ी ने जिक्र किया रामलीला मैदान का मीटिंग का, जिसमें उसमें मेरे ख्याल से आज होती तो वो रास्ते तो बंद करते करते रामलीला मैदान को ही बंद कर देते। आप वो तो अलग बात थी कि लोगों को आने का रोका, यहाँ तो आप मीटिंग प्लेस ही बंद कर देते हैं। आजकल जंतर मंतर को इतना श्रिंक कर दिया है, एक पिंजरे के अंदर जंतर मंतर सीमित कर दिया। उसमें भी आपको परमिशन 10 दिन 15 दिन पहले परमिशन ले पुलिस वाला देने अंदर डीसीपी डिसाइड करेगा कि क्या पॉलिटिकल क्वेश्चंस जनता को लेने चाहिए। इट इज डिसाइड बाय डीसीपी व्हाट आर द सोशल इश्यूज, व्हाट आर द पॉलिटिकल इश्यूज व्हिच पीपल शुड टेक, देन ही डिसाइड कि परमिशन क्या देनी चाहिए। उसके बाद वो तय करेगा कितने देर की देनी चाहिए। अब 2 स्लॉट कर दिए हैं, मॉर्निंग का अलग और इवनिंग का अलग, मतलब बीच में लंच टाइम है, या तो मॉर्निंग सेशन लीजिए इवनिंग सेशन लीजिए। तो इस तरह की स्थिति में जब हम आ गए हैं और पूरा का पूरा जो मेन अटैक सरकार का है वो 2-3 चीज़ों पर, एक तो जनता के आंदोलनों पर है, डिसेंट पर है। कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई सरकार की नीति के खिलाफ किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होना चाहिए। जो अगर ऐसा हो रहा है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो चलता रहेगा, लेकिन अगर जरा सा भी कोई भी ऐसी चीज़ नजर आती है जिससे कोई फर्क पड़ता है तो वो आंदोलन नहीं होने दिया जाएगा। आप आवाज़ उठाएंगे, अगर आपकी आवाज़ कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कोई बात नहीं करते रहे, लेकिन अगर आपकी आवाज़ का असर कहीं पड़ेगा तो आपको आवाज़ नहीं उठाने दी जाएगी। जितने ज़मीनी स्तर के आंदोलन हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से हमला है और लोगों में कोशिश की जा रही है कि इस तरह के आंदोलन में न करें। आज की स्थिति यह है कि आप एक साधारण ट्रेड यूनियन एक्टिविटी करने पर भी यूएपीए के अंदर गिरफ्तार किया जाते हैं किसी भी समय। 1975 और अब में एक फर्क ये भी है कि उस समय कांग्रेस का एक छोटा सा ग्रुप था, संजय गांधी कुछ लंपट लोग थे, लेकिन अभी पूरा एक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है आरएसएस का, जो कि आपके गांव-गांव तक घर-घर तक पहुंचा हुआ है। वो पूरा स्ट्रक्चर इसको मेंटेन कर रहा है, इसके नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। मीडिया के जरिए नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, वो जमीनी स्तर पे वो भी नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, उसको हमें काउंटर करना पड़ेगा। कानून को, जिसको आमतौर से लोग समझते हैं जनता की प्रोटेक्शन के लिए है, इसमें सब लोग अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये सरकार तो कानून का इस्तेमाल जनता के खिलाफ एक हथियार के रूप में कर रही है। यूएपीए, एनएसए, प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट, ये तमाम कानून जनता के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं और इस तरह से हो रहे हैं कि अगर आपने सरकार की बात नहीं मानी तो किसी में भी कोई कानून लागू किया जा सकता है। और प्रक्रिया ऐसी बना दी गई, खासतौर से यूएपीए में ऐसी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऑफ बेल की कर दी गई हैं कि आपकी सुनवाई होने से पहले ही सज़ा पूरी हो जाएगी। सज़ा तो आपको जिस दिन आपको अरेस्ट हुई आपसे मिले सज़ा मिलनी शुरू होगी, सुनवाई तो पता नहीं 5 साल 6 साल 10 साल बाद कभी होगी, ज़माना आपको मिलना कोई गारंटी नहीं है, तो सज़ा तो आपकी पहले ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए आप इनोसेंट भी डिक्लेयर हो गए, हाउ डज इट मैटर? आपने आपको सज़ा पूरी कर दे दी है, आपने उसकी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल 5 साल खराब करी दिए हैं, वो तो वापस नहीं देंगे। तो इसका मकसद केवल सज़ा देना नहीं है, इसका मकसद जनता में संदेश देना भी है। उसको पता है कि अगर मैं झूठे केस लगाएं, हो सकता है सस्टेनेबल केस ना हो, मेंटेन ना हो पाए, 5 साल 10 साल जब कोई सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा, वो निकल जाए। लेकिन आपने संदेश तो लोगों को दे दिया ना कि देखो जो हम इनके साथ कर सकते हैं तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली ट्रबलिंग दोज जो अरेस्ट हुए हैं, ये उन लोगों के लिए भी संदेश जा रहा है कि आपको आपके साथ ये किया जा सकता है। तो ये सरकार जो इन कानूनों का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में, एक धमकी के रूप में कर रही है, लोगों को संदेश देने के लिए कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई पागल लोग बैठ गए हैं वहाँ पर सरकार में जाकर जो तय कर रहे हैं कि सिर्फ जनता को हमें ख़त्म ही करना है। इसके पीछे इनका एक वेल डिजाइंड मकसद है, वो है कॉर्पोरेट लूट। अगर उसको हम नहीं समझेंगे, उसको नहीं देखेंगे तो हम इस पूरी चीज प्रक्रिया को ढंग से समझ ही नहीं सकते हैं। आज सरकार विदेशी बड़े बड़े पूंजीपति और देश के बड़े बड़े पूंजीपति पर इशारों पर खेल रही है। उनकी लूट को आसान करने के लिए किस तरह से कानूनी और गैर कानूनी रास्ते खोले जाएं, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उसका विरोध करेंगे क्योंकि वो लूट के लिए जनता के यहाँ अधिकारों को खत्म करना उनका मजबूरी है, अदरवाइज सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। मैं इस इकोनॉमिक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये एक समस्या सरकार की है कि उस लूट को एनेबल करना है। उस लूट को अगर उन्हें एनेबल करना है तो जाहिर बात है कि उस लूट के खिलाफ जो बोलेंगे, क्योंकि वो लूट जनता के खिलाफ होगी, उसके खिलाफ उनको आवाज़ उठाने का लोगों को रोकना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए आरएसएस की गवर्नमेंट भी सत्ता में आई है। ये सत्ता में ऐसे ही नहीं आ गए हैं,
जो हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट है, उनको उसने सपोर्ट क्यों किया? क्यों मीडिया हाउसिंग का कैंपेन चला रहे हैं? जो 2-3 बड़े बड़े घरानों से संबंधित हैं, पूंजीपति घरानों से संबंधित मीडिया हाउसेज हैं, क्यों उनके लिए कैंपेनिंग चला रहे हैं? वो इसलिए कि इनके लिए नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ताकि इनकी सरकार बनी रहे। गुजरात मॉडल, व्हाट इज गुजरात मॉडल? गुजरात में नरेंद्र मोदी से पहले ही बीजेपी की सरकार थी। जब बीजेपी की सरकार बनी, गुजरात 4थे नंबर का डेवलप्ड स्टेट था हिंदुस्तान का। तो इसमें क्या बड़े मतलब, देयर इज नो अचीवमेंट बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात, देयर इज नथिंग लाइक गुजरात मॉडल, इट्स ऑल बुलशिट। जैसे नैरेटिव क्रिएट कर दिया, मैं उसमें बना दिया, लोग क्रिएट हो जाते रहते हैं। तो बेसिक चीज़ ये कि ये सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल है कि पूंजीपति घरानों की लूट, और ख़ास तौर से जो मिनरल रिच रीजन्स हैं उनमें तो ज़्यादा ही जब अटैक है। और हमने दुनिया का इतिहास देखा है कि जो माइनिंग कंपनीज है, जितना ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन ये करती हैं माइनिंग कंपनी, दुनिया में कहीं भी देख लिया, साउथ अफ्रीका देखिए, कहीं भी देखा जा सकता है, जितना ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ब्रूटैलिटी माइनिंग कंपनीज करती हैं, इतना कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं करता। और हिंदुस्तान में वही देख रहे हैं। उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनको आप अलग अलग नाम से लेबल करके किसी न किसी रूप में डाल रहे हैं। ये एक समस्या है। दूसरा कि इनके पास एक और एबिलिटी है वर्तमान सरकार के पास, कि वो किसी भी चीज को लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसको कॉमनलाइज कर सकती है। आप सवाल होना चाहिए कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, सवाल लोगों के पास होना चाहिए कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, सवाल होना चाहिए अस्पताल क्यों नहीं मिल रहे, सवाल होना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, अधिकार क्यों नहीं मिल रहे, डेमोक्रेट्स क्यों नहीं मिल रहे। लेकिन सवाल क्या बन जाता है कि फला मंदिर में उस जगह मस्जिद है कि मंदिर है, और जैसे संबल का उदाहरण दिया, वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम उसको डिफेंड करने में लग जाता है। और बहुत सारे सवाल इन्होंने गांव बना छोटे हो जाते हैं इस पूरे सवाल में। और इस पूरी प्रक्रिया में आज 10-15 साल बाद सरकार ने ये कर दिया है कि लगभग हर जगह सरकार के आरएसएस के लोग बैठे हैं, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव मशीनरी हो, पुलिस मशीनरी हो, शिक्षा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पर आप इनसे बचे नहीं है। और ऐसे नए नए चीजें ला करके प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, आप के लिए जरूरी नहीं है कि आपने कोई डिग्री वगैरह पढ़ी हो, आपको समाज में कोई प्रतिष्ठित लोग हैं तो आपको प्रोफेसर बनाया जा सकता है, कहीं ना कहीं से लेटरल एंट्री करके आपको ऑफिसर बनाया जा सकता है। तो पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सब किया गया है। और अब जुडिशरी पे तो मैं नहीं समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो खास तौर से, उसको तो हम मतलब जितने घटिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ लेट दिए हैं, एक दिन कहते हैं बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन, और अगले दिन पता चलता है बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। 5-5 साल से लोग जेल में बने हुए। जिस तरह के वर्तमान चीफ जस्टिस ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं अलग अलग चीज़ों पर, 4-5 चीज़ों पर, जो कोट करना जरूरी, सब लोग जानते हैं किस पे, उसको देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि आदमी चीफ जस्टिस हो सकता है, किसी भी प्रकार का जस्टिस हो सकता है। लेकिन वो उनको आज़ादी मिल रही है सब करने की। बहरहाल अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सारी चीज़ों में बहुत से, जैसा भारती जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों में निराशा है। मुझे लगता है निराशा शायद होगी लोगों में। निराशा उन लोगों में ज़्यादा है जो समझते थे कि सिर्फ चुनाव के जरिए हम इस सरकार को 19 में 24 में बदल कर दुनिया बदल सकते हैं, वो लोग निराश हैं। लेकिन जो लोग सोचते थे तब भी और आज भी कि इस समस्या का समाधान चुनावों में नहीं सड़कों पर होना है, वो निराश नहीं है। हम जानते हैं कि जनता के आंदोलन ही इस सरकार को पीछे हटा सकते हैं। हमने किसान आंदोलन में देखा, तमाम दमन के हथकंडे अपनाने के बावजूद पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अपने कानून वापस देने पर 1.5 साल के किसान आंदोलन ने मजबूर किया। हम अभी भी देख रहे हैं किस तरह से कॉकरोच पार्टी से सरकार उसको छेड़ना नहीं चाहती है। उसमें वो बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, लेकिन इतना उसका व्यापक सपोर्ट इतना लग रहा है कि उसको छेड़ना नहीं चाहती है। अगर जनता के आंदोलन विभिन्न मुद्दों पर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को हम पीछे कर सकते हैं। सरकार पीछे होगी, उसको पीछे हटना पड़ेगा। और जितने कमजोर आंदोलन रहेंगे, चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो, लेबर क्वेश्चन हो, दलित क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी के ऊपर हमला है चारों तरफा। उनके आंदोलन, उनके अपने मुद्दों पर अगर यूनाइटेड आंदोलन बनेंगे। 2013 में मुजफ्फरनगर में इतना ज़्यादा कम्युनलाइजेशन किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि हमने गाँवों के अंदर कम्युनल हेट्रेड फैलाया। उससे पहले शहरों में कम्युनल हेट्रेड होती थी, कम्युनल दंगे होते थे।
गांवों के अंदर पहुंचाया, जाट मुस्लिम के अंदर दंगा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास बात है कि वहाँ लगभग 1/3 मुस्लिम, 1/3 जाट और 1/3 बनिए हैं। 2 कम्युनिटी एक साथ आ जाए तो चुनाव आप जीत सकते हैं। तो उन्होंने जाट और मुस्लिम को अलग करके बनिए और जाटों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन किसान आंदोलन ने उसी प्रदेश के उन लोगों में दोबारा से एकता लाई। जनता के आंदोलन इन सब छोटे छोटे सवाल, जो गैर जरूरी सवाल होते हैं, चाहे कम्युनल कंट्राडिक्शन, जो फॉल्स कंट्राडिक्शन हैं, उनको खत्म कर देती है। ये चीज़ों को नेशनलिस्ट रूप देने की भी क्षमता रखते हैं, इसी कारण उनको लाएं, लेकिन ये सभी चीज़ें जनता के आंदोलन से खत्म होंगी। हॉवर्ड जिन का मुझे कोटेशन याद आ रहा है। हॉवर्ड जिन ने कहा था कि प्रोटेस्ट बियॉन्ड द लॉ आर नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू इट। और मुझे लगता है प्रोटेस्ट हर किस्म की, सरकार रोक तो लगाएगी, सरकार करने नहीं देगी, लेकिन प्रोटेस्ट और आंदोलन अगर कानून को तोड़कर भी करने पड़े तो लोगों को करने चाहिए। तभी इन तमाम जो दमनकारी चीज़ें, इनका हम मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा हम बैठे रहेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं लोग बैठे हैं। हो सकता है भी आंदोलन कमज़ोर हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में चल रहे हैं। और एक पुरानी अंग्रेजी कविता में, उसको पूरा नहीं पढ़ना, उसका भाव यही था कि अगर अंधेरे बंद कमरे में आप बैठे हैं तो दीवार में क्रैक होगा और रोशनी अंदर आएगी, और रोशनी ये जन आंदोलन ही उस क्रैक को करेंगे। इस बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँ। थैंक यू। इमरजेंसी को लेके काफ़ी बातें हुई हैं और दोहराऊंगा नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी ख़त्म हुई थी मास मूवमेंट से और फाइनली इलेक्शन से, और आज हमें इलेक्शनों की हालात पता है क्या हो रहा है। उसको सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं, एक इलेक्टोरल ऑपोजिशन की भी वीकनेस माननी चाहिए कि आज हमारी इतनी स्केप्टिसिज्म है इलेक्शन को लेके। इन चीज़ों पे मैं वापस आऊँगा। एक चीज़ जो इमरजेंसी में हुई थी, मीडिया सेंसरशिप, अखबारों के पोर्शन सेंसर किए गए। आज हमें 12 साल हो गए हैं, मैं मास मीडिया की बात कर रहा हूँ। मास मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है जिसको सेंसर करने की ज़रूरत है। ये बहुत फ़र्क है हमारे हालात में, पर इस फ़र्क को समझना चाहिए। हमें इतनी ऑप्टिमिज़म नहीं होनी चाहिए कि मीडिया बहुत अच्छी थी पुरानी, क्योंकि हम जब तक मीडिया को सिस्टमैटिकली समझते नहीं हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि मीडिया अच्छी थी और अब ख़राब हो गई है। इंडिपेंडेंट से लेके आज तक हमने मीडिया पे जो सवाल होने चाहिए थे, मीडिया स्ट्रक्चर पे जो सवाल होने चाहिए थे, वो सवाल कभी नहीं उठाए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कम से कम 2 लोग थे। बाबा साहब खुद जॉन डुई के स्टूडेंट हैं, मीडिया कुछ समझते थे, जवाहरलाल नेहरू खुद। पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के जो कुछ लॉज आए हैं, मीडिया को लेके कोई भी लॉज या लेजिस्लेशन, एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, उसमें मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया स्ट्रक्चर को वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो जो स्ट्रक्चर पहले था वही स्ट्रक्चर हमने इनहेरिट किया है, वो स्ट्रक्चर चलते आ रहा है। वो स्ट्रक्चर क्या था? पूंजीपतियों का कंट्रोल था। जो कैलकाटा के जूट बैरन्स जिनको हम कहते हैं, वो हमारे पेपर, वो आज भी चला रहे हैं, वही पेपर हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो। और ये कंट्रोल कायम था। हमें ये समझना चाहिए कि सर पूंजीपति की बात नहीं है। हम जहाँ पे इंडिया में पूंजी की बात करते हैं, हमें कास्ट से झिझकना नहीं चाहिए। ये एक कास्ट, मारवाड़ी बनिया कास्ट के कंट्रोल में थी ये पूरी की पूरी जो अपनी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स शुरू से ही हिंदुत्व और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस से लेके आप संघ के लीडर्स की फंडिंग देखिए, उनका सपोर्ट देखिए, कहाँ रह रहे हैं, इसी कम्युनिटी से आ रहा है। तो शुरू से ही जो मीडिया स्ट्रक्चर की ओनरशिप है और संघ की तरफ सिंपैथी है, ये साथ साथ चल रहे हैं। ये जो आप इमरजेंसी में आपने इंडियन एक्सप्रेस की ऑपोजिशन देखी है, उसको आप इंडियन एक्सप्रेस की ओनरशिप और उनकी पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संघ के साथ जुड़े हुए थे। आज वही अखबार उसी फैमिली के ओनरशिप में वो काम नहीं कर सकता है जो इमरजेंसी के टाइम कर सकते थे, क्योंकि जो ओनरशिप के हालात हैं और जो सरकार के हालात हैं और आइडियोलॉजी अलग है इमरजेंसी से लेके। और यही बात
जब लिबरलाइजेशन हुई है तो ये बात और बढ़ी है। हम जो कॉरपोरेट्स की बात करते हैं वो कॉरपोरेट्स भी इसी कम्युनिटी या इसी कास्ट में से ड्रॉन है। आप अंबानी या अडानी की बात कर लें, ये जो कास्ट फॉर्मेशन है वही है, और इनकी आइडियोलॉजिकल सिंपैथीज भी बियॉन्ड कॉरपोरेट इंटरेस्ट, बियॉन्ड मनी, आइडियोलॉजिकली भी उसी तरफ जाती है जहां पे आज की सरकार है। और ये जो आइडियोलॉजिकल ढांचा है, सिर्फ कॉरपोरेट या कैपिटलिस्टिक सुपरस्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं, अपर कास्ट की जो समर्थन है, अगर वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गई है तो आपको देखना पड़ेगा कि 90s के दशक में जो नीचे से डेमोक्रेसी के थ्रू उभर रहा था, चाहे कांशीराम हों, चाहे लालू हों, चाहे मुलायम हो, उसी को देखते हुए आपको एक पीरियड ऑफ डिजर्शन दिखेगा कि आज अपर कास्ट कंसोलिडेशन पूरी की पूरी बीजेपी के साथ है। अगर कोई पॉलिटिशियन कहीं पे सोचता है कि हम यहाँ से ब्राह्मण वोट तोड़ लेंगे या कर लेंगे, तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पर अब पॉलिटिशियंस को कोई समझा नहीं सकता है। और ये स्ट्रक्चर कभी लेजिस्लेट नहीं किया गया है। आज आपको एक अखबार ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशंस दिखानी पड़ती हैं, एक सरकार एक अखबार या चैनल स्टार्ट करने के लिए कम क्वालिफिकेशंस है। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, आपके पास पैसा होना चाहिए। इस पैसे की अहमियत बढ़ती जा रही है पोस्ट लिबरलाइजेशन, और ये एक क्लास है, अपर कास्ट है, मनीड है, जिसके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इंडिया के फिगर्स हैं कि अपने लोकसभा में 543 एमपीज में से 504 की वेल्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? इसका मतलब हमारी लोकसभा उन 1% लोगों में से आ रही है जिनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है। बाकी 99% जो लोग हैं उनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप किसी और तरह की रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, बट ये जो अक्रॉस द वेल्थ डिवाइड जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी हमारी पावर लॉबी से आज मिसिंग है। और ये इंटायरली अपर कास्ट अलाइड है, जिसमें कुछ डोमिनेंट कास्ट के लोग भी शामिल हो गए हैं, बट इसकी पावर स्ट्रक्चर साथ है। इसका मीडिया पे क्या फर्क पड़ता है? जब मोदी आते हैं तो क्या मीडिया सडनली बदल जाती है? वही मीडिया जो यूपीए के टाइम पे थोड़ी गरज रही थी, करप्शन की बातें कर रही थी, एकदम शांत हो गए। लोग कहते हैं कि डर गए थे। ऐसा क्या हुआ था 2014 के बाद? कुछ एक एनडीटीवी की रेड की बात कर देते हैं। जब तक रेड होते हैं तब तक एनडीटीवी काफी खामोश पहले ही हो चुकी थी। बाकी जो हम बात करते हैं, कौन से मेजर अखबार के साथ क्या हुआ है? टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडियन एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ? हिंदुस्तान टाइम्स के साथ क्या हुआ? कुछ इवेंट्स की 2-4 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं, बट बुनियादी तौर पे इनके मालिक जो इस सरकार की आइडियोलॉजी थी और कमिटमेंट थी उसको इंडोर्स करते हैं। ये शांति ऊपर से आई है, ये शांति सिर्फ डर से नहीं आई है, एक सांठ गांठ के साथ ये शांति आई है। जो हमारी मास मीडिया की ओनरशिप है वो यही चाहती थी जो हो रहा है। और क्योंकि हमने कभी लेजिस्लेशंस नहीं बनाई थी कि फंडिंग मास मीडिया की कहाँ से आनी चाहिए, ओनरशिप क्या होना चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट डाइल्यूट हो चुका है, जर्नलिस्ट के पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस मास मीडिया में कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो खुल के वो लिख सकता है, क्योंकि कल वो वहाँ पे काम नहीं करेगा अगर ये बात आ जाती है। तो ये ढांचा हमारे सामने साफ है। इस ढांचे में इंडिपेंडेंट मीडिया है, छोटी मीडिया है जो काम कर रही है। और चलिए यूट्यूब की बात हो रही है, पर जब ये लोग बात करते हैं, लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि जर्नलिज्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट दायरा है वो मिसिंग है। वो छोटा मीडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जर्नलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे बैठ के बहस करें और कहें कि मोदी ये है या वो है, वो सब चीज़ें हैं, पर उससे लोगों का ध्यान नहीं बदलता है जब तक रिपोर्टिंग नहीं होती है। रिपोर्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट और पैसे चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट और पैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है और यूट्यूब चैनल्स वालों के पास एकदम नहीं है। तो आप जब मीडिया की बात करते हैं, आप लोग
अडानी और अंबानी की बात करते हैं, आप ANI की बात नहीं करते हैं। ये जो आज मीडिया पे कंट्रोल है, या जो पाइपलाइन पे कंट्रोल है, या जो मैसेजिंग पे कंट्रोल है, उसका ANI बराबर भागीदारी है, उसका कंट्रोल शायद अंबानी और अडानी से भी ज़्यादा है। हर एक चैनल, हर एक न्यूज़पेपर जो रिपोर्टें चलाता है, उनमें से 70-80% विजुअल और ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो सब ANI से आ रही है। तो हमारा एक सोर्स का ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रही है। सरकार जो चाहती है उस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो बाद में डाइवर्सिटी का क्या फ़ायदा है अगर आप ज़मीन से ही वो चीज़ें नहीं रिपोर्ट कर सकते जिसका असर सरकार पे पड़ेगा। और ये आज का दायरा है। ये दायरा अगर आप सोचते हैं कि अपने आप बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये तभी बदलेगा जब एक चेंज ऑफ पावर आएगा और इसके बारे सोच हुई। मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि कल पावर बदल जाएगा तो ये चेंज आ जाएगा। ऑपोजिशन की किसी पार्टी में ये विश्वास नहीं है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी इलेक्टोरल सपोर्ट होए जो न होए, आप चाहे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए पंजाब में, चाहे ममता को कलकत्ता में देख लीजिए, या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, वो मीडिया को उसी तरह से ट्रीट करते हैं और वही कंट्रोल चाहते हैं जो मीडिया का मोदी का नेशनल मीडिया पे है। उनमें से कोई इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे सोच नहीं रहा है। आज कांग्रेस के पास 3 स्टेट्स हैं, वहां पे मास मीडिया की क्या हालात है, मास मीडिया क्या कर सकता है, इस पे बात होती नहीं है। क्योंकि अगर चेंज आना है और बदलाव आना है तो कम से कम कुछ जगहों पे तो वो बदलाव आज हो जाना चाहिए ना, या उसके बारे किसी को सोचना चाहिए। क्या वहाँ के पूंजीपति भी मास मीडिया में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट होगी? पर इंडिपेंडेंट मीडिया तो हर एक सरकार, हर एक पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करेगी। तो ये जो चेंज ऑफ पावर के बिना ये चीज़ें नहीं आ सकती हैं। एक ही आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है, ये नहीं आ सकता है। तो उस बात से मैं सहमत हूँ कि जब तक मास मूवमेंट ज़मीन से नहीं उभरती है वो चेंज नहीं आ सकता है। पर मैं पैसिमिस्ट हूँ। पैसिमिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना भूल जाएं या काम ना करें। मास मीडिया के भी गुंजाइश कम इसलिए दिख रही हैं कि वही जो ऑपोजिशन है, जो मास मीडिया में नहीं इंटरेस्टेड है, मेरे को लगता है मास मोबिलाइजेशन या मास मूवमेंट्स में भी नहीं इंटरेस्टेड है। हम इमरजेंसी के बारे बात करें तो इमरजेंसी का मूवमेंट सक्सीड कर सकता था कि अगर हम 2 महीने के लिए ग्राउंड में जाएं, फिर 2 महीने हम बाहर सेमिनार करके वापस आए, कहें फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं मूवमेंट। मास मूवमेंट्स रोज ग्राउंड पे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है। मास मीडिया के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो एक गवर्नमेंट से अलग मॉडल दिखाना पड़ेगा अगर आपको अपोजिशन देनी है। तो ये इसका मेरे को अभी सामने दायरा दिख नहीं रहा है और ये सोच हमें सबको देखनी पड़ेगी कि इसका आखिरकार जिम्मेदारी कहाँ तक आती है। मैं तो यह कहूँगा कि हमें इस कमरे में भी कुछ सोच करनी चाहिए। हम जहाँ बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, लोगों की बातों की, चलिए स्टेज पे भी ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेज तो नहीं है इस देश का या जेंडर का, पर इस कमरे में देखिए 25 साल के बाद इस कमरे में कौन बैठा होगा डेमोक्रेसी की बात करने के लिए। यहाँ पे आप लोग सब 25-30 साल के होंगे जो यहाँ पे बैठे हैं। मैं भी जब इमरजेंसी शुरू हुई थी, वो 25-30 साल के लोग जो आइडियोलॉजिकल तौर पे इस गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं वो कहाँ हैं? मुझे नहीं दिखते। कॉकरोच जनता पार्टी के पास जाइए, आपको आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन नहीं दिख रही है। आज मास मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है। लेबर का जो अनरेस्ट चल रहा है इस देश में, नॉर्थ इंडिया में, शायद 80 के दशक से के बाद ये सबसे बड़ा अनरेस्ट है। पर आप उस अनरेस्ट में जाइए और लोगों की बात सुनिए। वो ऑपोजिशन पूरा नॉन आइडियोलॉजिकल है। उसमें करप्शन की बात हो रही है, मैनेजमेंट के फैक्ट्री के बारे बात हो रही है, सरकार या सरकार ने क्या किया है जिसके कारण इस दुर्दशा पे हम पहुंचे हुए हैं उसकी बात नहीं हो रही। और ये जिम्मेदारी हम सब पे आती हैं क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल फेलियर है इस सरकार के अगेंस्ट अपोज करने का। मास मूवमेंट पे लेके हमारे लेवल पे लेके एक कम्युनिकेशन का फेलियर है। तो मैं वही ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये चेंजेस जल्दी नहीं आएंगे या हम ऑप्टिमिस्टिकली सोचते रहें तो उससे नहीं आएंगे। काम बहुत बड़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये काम करना नहीं चाहिए। थैंक यू। This is a privilege for me
because we have stalwarts from the democratic rights movement here, and I feel privileged to be sharing the stage with them. I'm also fortunate that I'm been asked to speak at the end. So in a way, my task becomes easier, in some ways a bit difficult, because many of the points have been made. Let me begin and make my observations. I'll request Professor Mohanty to let me know once my time is up. Now, what I wish to argue today is that the retreat from, actually, let me begin by the title of the day. It says Threats to Democracy and Challenges Ahead. For my convenience, I have reinterpreted the title and said Threats to Democracy and Building Resistance, the Political Economy Viewpoint. So I'm going to look at how to build resistance to the threats to democracy that we face, and will make my argument within a political economy framework. That doesn't mean that I'm not sort of, the other points that have been made throughout the afternoon. This is an addition to what has been said, rather than an exclusive point overriding any of the observations that have been made. So what I wish to argue today is that the retreat from authoritarianism also entails dismantling of the corporate takeover of the specific kind we are witnessing today. So there are two dimensions that, in other words, to retreat from authoritarianism not only entails dismantling of the corporate takeover, but also of the specific kind that we experience today, without which the kind of change that we expect is unlikely to happen. This was not something that we actually experienced when the Janata government replaced Mrs. Gandhi. So in a sense, now we are at a specific conjuncture where if we are going to build resistance and build resistance to the threats to democracy, then we have to, then the jugalbandi with that has to be the resistance to or the dismantling of the corporate takeover of the specific kind that we are witnessing today. So in other words, the discussion about democracy and defeating BJP can no longer be about defeating BJP electorally, but also defeating it on the cultural, ideological, political, but particularly on the economic front. And unless we see these interconnection, it is going to be it's a long haul, but it's going to be an even more difficult struggle if we don't make that interconnection. I make my argument in two segments. I'll look at emergency and the anti-emergency resistance, and then I will look at the contemporary context and the resistance that we experience around it today. We have enough literature from the emergency of what it did. It essentially, as the literature suggests, that it shifted the control from public to private industry. So in a way, emergency strengthened investors' faith in the ability of the state to safeguard their interest. There's a long documentation and evidence around that. And if you look at the anti-emergency resistance also had a peculiar social structure. It wasn't proletarian or peasant-led in its political leadership, even though it drew a lot on the rhetoric of mass mobilization. So gentry, smaller gentry and students would be a fair characterization of the leadership and the organizational core of the resistance to emergency. Peasants entered mainly through one regional organized channel, the Akali Dal, and what happened in Punjab, or in South India, where you had in Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh. Even in 1977, the Congress party won the elections. So it was, amongst the peasantry, it was Punjab, and in certain rural areas, there was deep anger against very specific kinds of, sterilization drives and bureaucratic high-handedness of the government. But essentially, organically, it was the small gentry and it was the students which formed the core organizational base for the resistance movement against emergency. The working class movement at that point of time was largely weak and not mobilized. There was no floor level resistance to emergency. There was some kind of, one could say, skewed, limited trade union participation of the trade unionists in the resistance movement. So essentially, the Shah Commission inquiry, when it looked into emergency and excesses and examined who was actually detained under MISA
gives us an interesting insight. And what it found was that the profile of the people that the Shah Commission brought out was skewed heavily towards the political workers, towards RSS and Jansangh cadres, towards socialists, towards students, towards journalists, and towards lawyers, and not factory workers or agricultural laborers. So we get the context of who were the key participants in the resistance to the anti-emergency movement. Let us come to 2026 and today. If you look at the key goal of the ruling dispensation today, it is here to establish the ideological dominance of Hindutva. This audience is well aware of it. Along with this, the current view of the market and the private sector is distinctly different from the strengthening of the private sector that emergency brought with it. The current model is based on a collaboration between the state and the corporate sector, the maintenance of low wages to increase profits, the provision of tax holidays to induce investment, and acquisition of private land allotted to industry at a massive subsidy and easy environmental clearances. To cut the long story short, what we are experiencing today, which the current regime has brought to the agenda, is a complete corporatization of this country to the next level. The goal is not to shift the control from public to private in industry, as was in 75, as I said, but to convert competitive private market to oligopolistic market. यानी जो प्रतिस्पर्धा पूंजी के अंदर थी, उसको अल्प अधिकार की पूंजी की व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास है, वो इसका मुख्य आधार है जो इस समय चल रहा है. Today, state is an active player for concentration and centralization of capital. So, पूंजी का केंद्रीकरण मुख्य ध्येय है, मुख्य गोल है, जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है. The penetration of big capital in full partnership with big capital in agriculture, access to natural resources and other areas is distinctly different from the 1975 experience. There is another noticeable trend in policy making in India today that needs to be underlined specifically. Prioritizing corporate interest over those of workers, labeling worker rights as rigidities, and intensifying measures to regulate labor, often justified in the name of simplification, efficiency, and technological advancement. Put very simply, what we have is a regime which is openly articulating and seeking legitimacy through the parliamentary and the non-parliamentary process, that first and foremost, the needs of the capital have to be met, and the labor claims can then follow once the needs of the capital have been met. And there are multiple examples that one can make to establish this point. So the overall policy direction promotes increased control by capital, further concentration of wealth, and heightened labor precarity. Now the question is, what about the resistance? Who is resisting authoritarianism today? I don't want to go into the nomenclature of what kind of, it is emergency or whatever else it is. Peasants, unorganized labor, and sections of journalists, lawyers, students, academics, and civil society professionals, essentially the social layer that furnished the shock troops against emergency, all are now numerically and logistically powerful mobilizers in this country. So we have peasants, we have the agrarian sector, we have the unorganized labor, and the sections of the middle class in the urban areas. So it is reasonable question to ask, what is the essence of resistance by these three segments in particular? Let me begin by the first one. One way to answer the question that I have asked is that if the hegemonic ambitions of the Hindutva forces and their anti-democratic project, is it being seriously challenged by the current agrarian discontent? So at one level, there is much talk about the agrarian discontent and it's as an agency to resist the existing trends of threat to democracy. So the question that one could answer that question by asking the question that if the hegemonic ambitions of the Hindutva forces and their anti-democratic project is being seriously challenged by the current agrarian discontent. And the answer, I think, is not so straightforward. The agrarian bourgeoisie comes mainly from the upper non-Brahmin caste and from the upper sections of the OBC. Most are not opposed to the Hindutva ideology.
Indeed, the main social base for the Sangh is from these castes. Indeed, recently there has been a substantial Hindutvaization of the OBCs as well as some inroads into Dalits and tribals. The promise of cultural upward mobility as a result of joining the broader Hindutva fold has served as a psychological gain of sorts. So this new rural rich feels it has lost out at the apex of society to its urban, industrial, service sector and financial counterparts, and that forms the axis of resistance. So the threat to democracy, as far as the agrarian resistance is concerned, does not have a cross-India appeal amongst these sections who are resisting the current authoritarian trends. Besides Hindutva, the weak anti-democratic dimension of this struggle, the material content of the ongoing agrarian resistance, is another important dimension that limits the potential for the kind of agrarian resistance that we are experiencing. When I say the agrarian resistance, I am excluding obviously certain resistance in certain segments of India, particularly led by the non-parliamentary left in Punjab and many other states. But this is a more aggregate generalization of the kind of unease with the the agrarian crisis that we are experiencing. Apart from the struggles against, So as far as the the other segments in the rural areas are concerned, this rich agrarian class is just 2-3 minutes. Yes, this rich agrarian class is focused more on seeking jobs, support, debt relief, and basic amenities, as it does not find future in agriculture for itself and for its next generations. So in other words, what we are experiencing in rural India today is that there is struggles against caste oppressions. Most others have led by rich peasantry, with the exception of some struggles led by the non-parliamentary left, as I said, in Punjab and other states, whose distress has led many to look for exit outside agriculture. What about the urban segments? There is this middle class that that has gained from the neoliberal agenda, and they are very much the beneficiaries of the kind of corporate takeover that we are experiencing, and therefore in sync with the Hindutva agenda, irrespective of the discomforts and the challenges that they experience in the job market. As far as the organized labor is concerned, it is already experiencing a squeeze. Resistance from the organized labor is very limited. My last point is what is pleasantly surprised us is the segments of the unorganized workers that have whose resistance has exploded in the recent months. This is one class where, if you look at the organized left's interpretation of resistance, was not really seen as a segment which would be the basis of resistance of the kind of corporate takeover that we are experiencing. And if you look at the response of the state to the explosion of the movement, say in Noida and in NCR and other regions, the message of the state is very clear. The message of the state is that, I'll give one small example. As the Noida protests came out, we saw the criminalization of dissent. We saw the arrests of the workers. But what the UP government did on 1st May was something exceptional. There was no announcement of protest by the workers on May 1. At the same time, the UP government actually created an exceptional situation in Noida and other regions. And just to give you a perspective on what it meant, it created, what it announced was that the numbers I wanted to say, no big protest for call, no crowds, but there was section 163 of the BNS was announced, and Noida was carved into 11 zones, 49 sectors, 4 zones and 16 sectors in Noida, Central Noida 3 zones and 24 sectors, Greater Noida in 4 and 9, and essentially what happened was that the whole region was led by 6 officers of the SP rank, 40 additional SPs, 30 circle officers, 65 inspectors, 400 sub-inspectors, and so on and so forth. And what was the purpose? The purpose was that the state wanted the numbers to be seen. It was not about law and order.
It was a theater in the old authoritarian sense. Intimations staged via uniforms, barricades, patrol routes, surveillance, and public announcement. First, demonstrate control, then let the control be seen. Then let it settle on the ground as anticipation and caution as fear. So what we have experienced in Noida was this assertion of state power and this environment of intimidation and fear. And therefore, when we are talking about making challenge, building resistance to the threat to democracy, the real issue we face is that how do we build the connection between these struggles and the takeover of the rights. And what, as I said in the beginning, that the only way forward one looks at is when these struggles for material, the structural reasons or material resistance is combined with the struggle for democratic rights. It is there that the future for to build the resistance lies. And in fact, given that the 1975 is now distinctly different what we experience in 2026, the resistance has to come from the working classes, led by the working classes, supported by the intellectuals and the middle classes, which is where the future lies. The middle class, as we have been lamenting and thinking that that they will provide the leadership, perhaps they do not have the potential given the structural constraints that we experience today. Thank you. Sorry for that. इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी कि 4 डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आकर के इस मीटिंग को आज ऑर्गेनाइज़ किया। ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो मैं तो यहाँ पर एक श्रोता के तौर पर आई थी। मुझे अभी अभी बैठे बैठे ही आदेश हुआ कि मुझे यहाँ पर अपनी बात भी रखनी है, तो बहुत थोड़े से ही शब्दों में अपनी बात रखूँगी। पहली बात तो ये कि सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ कि चारों संगठनों ने मिलकर के आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और ये आशा रखते हुए कि भविष्य में भी डेमोक्रेटिक राइट्स के सवालों पर ये संगठन मिलकर के लगातार कुछ न कुछ गतिविधि करेंगे, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। हिंदुस्तान की आधी आबादी को जैसे कि वैसे ही हम देखते हैं कि बहुत बड़े सेक्शन को भारत के आम लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स उपलब्ध ही नहीं थे, और हिंदुस्तान की आधी आबादी का भी ऐसा ही अनुभव है। और अनुभव ये रहा है शुरू से ही, 1947 के बाद से भी अगर देख लें कि हिंदुस्तान की आधी आबादी को अपने हर सवाल पर कानून लिखवाने के लिए पहले खुद को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना पड़ा है, और उसके बाद उन कानूनों को अमल कराने के लिए भी, उन लिखे हुए कानूनों को बचाने के लिए, उन कानूनों को लागू कराने के लिए उतनी ही बड़ी संख्या में जितना निकल के लिखवा पाए हैं, बचा पाए हैं, हम बचा सके हैं। चाहे वो दहेज का कानून रहा हो, दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से मूवमेंट्स निकल करके, औरतें निकल करके आई, तब जाकर के 498A, तब जाकर के एविडेंस एक्ट के अंदर कुछ संशोधन हुआ। और जब तक हम उन कानूनों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे, तो अभी तो परिस्थिति ये है कि हर बार सवाल उठ जाता है कि ये कानून नहीं मिल सकता है, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज रोकने के नाम पर यूज को ही इतना मुश्किल बना दिया गया है कि बहस फिर से छिड़ जाती है। अभी 4 दिन पहले ही, महीना भर पहले, जब देश के अंदर 2 ऐसी लड़कियां जिनका कि मुश्किल से 6-7 महीने हुए थे शादी के, और किस तरीके से बहुत बेहतरीन बड़े दहेज देकर के वो शादियां हुई थी, अच्छे परिवार, मतलब संपन्न परिवारों के अंदर किस तरह से लड़कियां दहेज की आग में जल गई थी। तब ये बहस फिर से वापस आ जाती है कि जब तक लड़कियां मर नहीं जाती हैं तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि दहेज के कानूनों का एक्चुअली मिसयूज हो रहा है कि यूज हो रहा है। तो आधी आबादी का तो अनुभव इस देश में डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर के ये रहा है कि पैट्रियार्की को लड़ते हुए हम लोग जब तक महिलाओं को व्यापक तौर पर आंदोलनों में नहीं ला पाते, हम ना कुछ लिखवा पाते हैं, और जो ना लिखा हुआ है उसको बचा पाते हैं। और इस रिजीम में 2014 के बाद से तो परिस्थिति और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि ये जो पितृसत्ता को एक मनुवादी दृष्टिकोण के साथ डिफेंड करने वाली जो रिजीम जो हमारे ऊपर राज कर रही है, उसने तो स्थिति ये बना दी है कि यौन शोषण के मामलों में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में
आरोपियों के समर्थन में जिस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां, जिस तरह से बड़े बड़े सड़कों पर मुजाहरे और प्रदर्शन किए जाते हैं, वो हमने बार बार देखा। वो हमने देखा कथुआ में, वो हमने देखा उन्नाव में, और वो हमने देखा हाथरस में। किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम डिफेंड करने लगता है। जिनको डिफेंड करना था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो डिफेंड करने लगते हैं उन मान्यताओं को, उन पितृसत्तात्मक सोचों को, जो कि भारत की आधी आबादी को जात के नाम पर पिछड़ा रखना चाहती है। भारत के आधी आबादी को जो ट्रेडिशनल रोल, तथाकथित ट्रेडिशनल रोल जिसको मनुवाद जस्टिफाई करता है, उसके तौर पर वो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से यौन उत्पीड़न के मामलों में इसी राजधानी दिल्ली के अंदर जब महिला पहलवान इस सवाल पर निकल के आती हैं कि उनको न्याय चाहिए, और एक बहुत बड़े एमपी, जो बहुत बड़े बाहुबली एमपी हैं, वो WFI के लीड करने वाले हैं, उसके चेयरपर्सन है, और जब उनसे न्याय की मांग आती है तो इसी सड़क पर, इसी राजधानी दिल्ली के अंदर महिला पहलवानों को घसीटा जाता है, क्योंकि वो न्याय की मांग कर रही हैं। बहुत बार बात आई है अभी हमारे जो चीफ जस्टिस महोदय, इस रिजीम की जो खास बात रही है कि न केवल आरोपियों को पक्ष में ये खड़ी हुई है, बल्कि आरोपियों को इसने रिवार्ड किया है। ये रिवार्ड करने में विशेषकर जो हमारे चीफ जस्टिस महोदय मिस्टर रंजन गोगोई, जब उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला आता है तो इनको कहा जाता है कि नहीं मैं खुद ही डिसाइड करूंगा मैंने किया है कि नहीं किया है। और जब महिला आंदोलन के कार्यकर्ता, जब महिला संगठन दिल्ली की सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करते हैं, तो हर रोज हमको जो है मंदिर मार्ग थाने के अंदर बंद करके रख दिया जाता था कि जो है आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। इसी उन्नाव के सवाल पर जब हम, इसी हाथरस के सवाल पर उत्तर प्रदेश भवन पर जब हम प्रदर्शन करते थे, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट था, राइट टू प्रोटेस्ट, उसको कर्व करने के लिए हमें हर रोज डिटेन करते हुए मंदिर मार्ग थाने में लगातार रखा जाता था। मणिपुर के अंदर महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, इन बड़े बड़े बोलने वालों से। उन हिंसा की शिकार औरतों को अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। ये हमारी आज की परिस्थिति है। सवाल ये है कि रास्ता क्या है। मैं कहना चाहती हूं कि रास्ता केवल एक ही है, जो बार बार हमारा अनुभव दिखाता है कि इस रिजीम को झुकाना। मेरे साथियों ने उदाहरण रखे कि यहाँ पर पहली बात तो ये कि डिसेंट को जिस तरह से क्रश किया जाता है, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। मुकाबला हमारे साथियों ने किसान आंदोलन का मुकाबला दिया, और उसके अंदर जिस तरह से, जिस बहादुरी से महिला किसानों की भूमिका रही है, महिला किसान और किसान जो जिस तरह से फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ते हुए, शहादतें देते हुए बहादुरी के साथ वो लड़े, उसके साथ साथ ये उदाहरण भी हमारे सामने है। जब 2020 के पहले जिस वजह से 2020 को खड़ा किया गया, ये मैं कहना चाहूंगी कि CAA आंदोलन में, महिला आंदोलन ने जिस बहादुरी के साथ महिलाओं ने निकल करके भारत के संविधान के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया, और भारत की महिलाओं ने, क्योंकि वो बेसिकली एक विशेष समुदाय की महिलाओं पर हमला नहीं था, वो तमाम महिलाओं के ऊपर हमला था, क्योंकि नागरिकता के प्रमाण पूरी के पूरी महिलाओं के पास उपलब्ध नहीं होते। उनको एक तरफ कहा जाता है कि आप केवल और केवल आप पराया धन है, इसलिए आपको ससुराल में ही जाना है और आपको मायके से कोई रिश्ता नहीं रखना है, और उसके बाद आपसे नागरिकता के प्रमाण मांगे जा रहे हैं, और जो कि आज लगातार हो भी रहा है। जहां पर भी SIR हुई है, उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है जो महिलाएं एक्चुअली नागरिकता से बाहर होती जा रही है। इस बात को तब शाहीन बाग की महिलाओं ने समझते हुए जिस बहादुरी के साथ शाहीन बाग खड़ा किया, और उस शाहीन बाग की तर्ज पर देश भर के अंदर शाहीन बाग खड़े हुए, तो रास्ता तो साथियों यही है। निराशा का कोई अवसर नहीं है, निराशा का वक्त नहीं है।
निराश होकर बैठने से नहीं, बल्कि जो उदाहरण लोगों को गोलबंद करने के लिए, आधी आबादी को और जनता को गोलबंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि इस जो ये मुहिम है जो लोगों के अधिकारों पर हमला कर रही है और डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने के लिए, सिविल लिबर्टीज को बचाने के लिए इसी व्यापक तौर पर लोगों को लामबंद करना और उन आंदोलनों से रास्ता जिन्होंने पथ प्रदर्शित किया, हमारा शहादतें देकर के बरसों महीनों बैठे रहे और उसके क्रूरता के साथ जिसको दबाया गया, जिसके कारण हमारे जो सवाल मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधर ने उठाया था, उसके जड़ में क्या है, राइट टू डिसेंट को जिस तरह से कट किया गया और जो एक्टिविस्ट जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी थी, उनको जेलों के अंदर रखा गया और उनकी लिबर्टीज के ऊपर हमला किया गया। तो साथियों, रास्ता सिर्फ यही है, निराश होने का वक्त नहीं है और सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। तो आपने सुनी इस महत्वपूर्ण जनचर्चा की प्रमुख बातें, जिसमें वक्ताओं ने लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकारों और देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर अपने विचार प्रकट किए, रखे आप लोगों के सामने। एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि इस कार्यक्रम में व्यक्त सभी विचार संबंधित वक्ताओं के व्यक्तिगत विचार हैं। द स्वतंत्र इन विचारों को स्वतः समर्थन या विरोध नहीं करता। हमारा उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप समाज के विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं की आवाज़ को निष्पक्ष रूप से अपने दर्शकों तक पहुंचाना है, ताकि स्वस्थ बहस और सार्थक संवाद को बढ़ावा मिलता रहे। यदि आपको ये प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण एवं विविध दृष्टिकोण पर आधारित कार्यक्रमों के लिए द स्वतंत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।